हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक स्काई मैथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस की तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, सीरीज़ को पूरी देखिएगा। आपको इस प्रकार से स्टडी कराई जाएगी जिस प्रकार से आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से पेड कोर्स खरीद के करते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चैप्टर लेंगे आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी का क्योंकि दोस्तों आपने 2018 वाला एग्ज़ाम देखा होगा, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे और सबसे लास्ट में फिजिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आपका, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को क्या कहते हैं आप, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान है जो दो अक्षरों से मिलकर क्या है, बना है, किससे, बायो और लोगोस। किस किस से बना है, बायो और लोगोस से। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। अब बायो का अर्थ क्या होता है, बायो का अर्थ होता है आपका जीवन, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। ठीक है दोस्तों, यानी बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जीवन का अध्ययन करना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप जीवन का अध्ययन करते हो उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब मान लो आपके घर पे गाय भैंस जो पशु होंगे, आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, आप अपने ऊपर स्टडी कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, जीव विज्ञान के अंदर। यानी जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया जीव विज्ञान की परिभाषा। और जो जीव विज्ञान है उसे क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, दो भाग। पहला भाग होता है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा भाग होता है आपका पादप विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसे आपने पढ़ा हो, इसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और इसे आप बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। ठीक है दोस्तों, जो जीव विज्ञान है उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। ठीक है, समझ में आ गया। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और पादप विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी जीव विज्ञान की परिभाषा आपके समझ में आ गई, जीव विज्ञान का भाग समझ में आ गए क्या होते हैं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो जंतु विज्ञान है उसमें क्या है कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने भी जीव जंतु, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जितने भी आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, जंतु विज्ञान के। और जितने भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ उसका अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पादप विज्ञान के, बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो जंतुओं का, प्राणियों का अध्ययन करना जूलॉजी, और पेड़ पौधे झाड़ियों आदि का अध्ययन किसके अंदर आता है, पादप विज्ञान के। ये आ गया समझ में। यानी जो जीव विज्ञान में जीवन का अध्ययन होता है उसे दो भागों में बांटा है, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और पादप विज्ञान के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो विज्ञान है वो सब्जेक्ट यानी विषय, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो ये भारतीय दार्शनिक थे, वैज्ञानिक मान लो, दार्शनिक मान लो। ठीक है, उनका नाम क्या था, अरस्तु। क्या था, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन थे,
अरस्तु थे। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक इन्होंने ही क्या किया था, अरस्तु ने ही सर्वप्रथम सजीवों पेड़ पौधों के बारे में लिखा था। उन्होंने ही सबसे पहले इनमें जीव जंतु और पादप विज्ञान में विभेदीकरण किया था। उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बताई थी। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है आपको, अरस्तु के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब ये टोटल जीव विज्ञान का तो पता चल गया, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो दोस्तों जंतु विज्ञान के बारे में ही सब तो इन्होंने ही बताया था जीवों के बारे में, तो जंतुओं के बारे में किसने बताया होगा, अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक कौन होंगे, वो भी क्या हैं आपके, अरस्तु हैं। ठीक है, क्या है, अरस्तु। ध्यान रखना जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। लेकिन फिर पादप विज्ञान के जनक कौन है, तो पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्या किया था, सर्वप्रथम पादपों की 500 प्रजातियों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। इन्होंने ही सबसे पहले पादपों में विभेदीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु, पादप विज्ञान के जनक कौन हो गए, थियोफ्रेस्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब ठीक है, ये तो पता चल गया हमें इनके जीव विज्ञान की परिभाषा, उनके प्रकार, जीव विज्ञान के भाग, उनके जनक। लेकिन जो जीव विज्ञान है, जो ये सब्जेक्ट है, हम जीव विज्ञान है, इसको सबसे पहले जीव विज्ञान कहा किसने था, बायोलॉजी कहा किसने था, इसका नाम बायोलॉजी किसने रखा था। तो दोस्तों ये बात है सन 1801 की। ठीक है, कब, सन 1801 की। सन 1801 में वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या नाम था उनका, लेमार्क। क्या नाम था, लेमार्क था। सन 1801 में लेमार्क वैज्ञानिक ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द इस सब्जेक्ट को दिया था, बायोलॉजी नाम दिया था। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो जीव विज्ञान है उसे बायोलॉजी नाम किसने दिया था, लेमार्क ने। लेमार्क के साथ एक और वैज्ञानिक थे, क्या था उनका नाम, ट्रेवीरेनम। क्या नाम था, ट्रेवीरेनम। ठीक है, तो मेनली ये लेमार्क ही थे, ये तो इनके सहायक थे। ठीक है दोस्तों, तो 1801 में क्या था, लेमार्क और ट्रेवीरेनम ने क्या किया था, इस सब्जेक्ट को, जीव विज्ञान को बायोलॉजी नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीवन के अध्ययन को। 2 भागों में बटा हुआ है, कौन सा, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। ठीक है, और जीव विज्ञान या टोटल जो विज्ञान है उसके फादर किसे माना जाता है, आपका अरस्तु को। ठीक है दोस्तों, अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। पादप विज्ञान के क्या हैं, थियोफ्रेस्ट हैं। ठीक है, अब जो विज्ञान है आपका, उसे बायोलॉजी शब्द किसने नाम दिया था, तो लेमार्क ने नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको दोस्तों, हम ग्रुप डी के स्तर से तैयारी कराएंगे। अगर आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ेंगे तो क्या है, ग्रुप डी का आपका पेपर 100% क्रैक होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये तो आपका जो इंट्रोडक्शन था जीव विज्ञान का वो पूरा हो गया। अब इसके बाद आता है जो जीव हैं उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण। अब सबसे पहले क्या था, पता नहीं था लोगों को, ठीक है, कि सबको एक ही प्रकार के माना जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, जॉन रे। क्या था नाम, वैज्ञानिक था जॉन रे, नाम था वैज्ञानिक का। उन्होंने ही सबसे पहले पादप और जंतुओं में क्या किया था, वर्गीकरण किया था। बोला था ये पादप हैं और ये जंतु हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सब ये तो हो गया, इनके आधार पर एक दूसरे वैज्ञानिक आए। सबसे पहले सर्वप्रथम इन्होंने किया था, ठीक है, क्या नाम था, जॉन रे।
उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, इनके जिन्होंने जो वर्गीकरण किया था उनके आधार पर उन्होंने क्या किया था, जीवधारियों का दो प्रकार से पादप और जंतुओं में वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या था, इनके लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन उनके क्या है, लिखित साक्ष्य हैं। उनका नाम क्या था दूसरे वैज्ञानिक का, कैरोलस लीनियस। ठीक है, क्या नाम था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया, अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी था। तो इन्होंने अपनी पुस्तक जो क्या नाम था, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी था। उन्होंने ही सर्वप्रथम जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया था। कौन से, जंतु और पादप। ठीक है, कौन से था, कैरोलस लीनियस थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी था। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है दोनों। उन्होंने ही सर्वप्रथम जीवधारियों को दो भागों में बांटा, कौन कौन से में, जंतु और पादप में। ठीक है, अब क्या हुआ था, इन्होंने सर्वप्रथम बांटा तो इन्हीं के आधार पर जो जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण है उसकी नींव पड़ी। ठीक है, जो आधुनिक वर्गीकरण किया था तो उनके कैरोलस लीनियस के जो वर्गीकरण है उसी के आधार पर पड़ा था। तो इसीलिए क्या कह देते हैं इसे, वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का जनक किसे कह देते हैं, कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस को। ठीक है, ध्यान रखना कैरोलस लीनियस क्या है, आपका वर्गीकरण का पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण है उसकी नींव पड़ी थी, उसी को आधार माना गया था। कौन सी पुस्तक से, सिस्टेमा नेचुरी से। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी क्या था, इसको भी आपका पूर्ण रूप से वो मतलब इसका क्या है, इसको भी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली थी। तो क्या है, इसके बाद जो जीवधारियाँ हैं, जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 भाग, इन्होंने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में बांटा था, लेकिन बाद में उनको क्या गया, 5 भागों में, जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 भागों में बांटा था, यानी जो कैरोलस लीनियस है उनकी जो वर्गीकरण को आधार मानकर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, व्हीटकर। ठीक है, व्हीटकर, वैज्ञानिक का नाम क्या था, व्हीटकर था। उन्होंने ही संपूर्ण जीवधारियों को क्या किया, 5 भागों में बांटा। क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो अब देखो द्वे जगत के जो वो थे जनक, को क्या थे, कैरोलस लीनियस थे। अब आपको आज प्रश्न आ जाए ऐसे कि जीवधारियों के पंच जगत के जनक कौन है, तो वो क्या हो जाएंगे, व्हीटकर हो जाएंगे। अब इन्होंने कौन कौन से भागों में बांटा था, तो समझ लो आप, पहला है मोनेरा। कौन सा है, मोनेरा। दूसरा भाग है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा कवक, चौथा है आपका पादप, और 5वां है आपका जंतु। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण जीवों को कितने भागों में बांटा था, व्हीटकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ शॉर्ट में बता देंगे आपको। पंच जगत के जो जनक कौन है, व्हीटकर हैं। द्वे जगत के वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस हैं। आपको समझ आया। पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रास्ट। जंतु विज्ञान के जनक कौन है,
अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। कौन है? अरस्तु हैं। बायोलॉजी को सबसे पहले नाम किसने दिया था? लैमार्क और ट्रविनेरम ने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोनेरा, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा कौन से जगत होते हैं? यानी ये क्या है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोस्टली क्या है जो मोनेरा है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्राय मोस्टली ये सभी कैसे होते हैं? जल में रहने वाले होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ठीक है, जो मोनेरा होते हैं ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं और मोस्टली सभी कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। और इनकी जो कोशिका की संरचना है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यानी ऐसी कोशिका, प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? ऐसी कोशिका जिसका जो केंद्रक द्रव्य होता है, मान लो ये आपकी कोशिका है। ठीक है, ये इसमें एक जीव द्रव्य है, यहाँ क्या है? ये आपका केंद्रक है। केंद्रक में ये केंद्रक द्रव्य है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? जो केंद्रक है उस पर झिल्ली नहीं होती। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। जो केंद्रक के जो पदार्थ हैं, केंद्रक द्रव्य है, वो कोशिका द्रव्य में ही फैला हुआ रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती हैं? इनका जो इनमें केंद्रक झिल्ली, इनके केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होती। इनका जो केंद्रक का द्रव्य यानी कि केंद्र जो सभी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका के पदार्थों के मध्य बिखरे हुए होते हैं। तो ये कैसी कोशिका होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इन मोनेरा सदस्य के जीवों की। ठीक है, अब इनके अंतर्गत मुख्यतः आते कौन से हैं? जो आपके जीवाणु हैं। कौन से हैं इनमें? जीवाणु। क्या है? जीवाणु इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वो साइनोबैक्टीरिया हो गए आपको, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और कौन से? आर्कीबैक्टीरिया। इन सभी के बारे में आगे जब इनका टॉपिक आएगा तब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो मोनेरा होते हैं कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। उनमें एक कोशिकीय, इनकी जो पूरी शारीरिक संरचना कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है। इनका पूरा शरीर कैसा बनता है? एक कोशिका से ही बना रहता है। और इनकी जो कोशिका संरचना कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना क्या होती है? कि इनका जो केंद्रक है उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती। जो केंद्रक के अंदर का पदार्थ है वो कोशिका के अंदर के पदार्थ में ही बिखरा हुआ रहता है, उन्हीं के साथ घुला हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, मोनेरा समझ में आ गया कि एक कोशिकीय होते हैं, मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। इनको कोशिका संरचना कैसी होती है? प्रोकैरियोट टाइप की। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? कि इनका जो केंद्रक का पदार्थ है या केंद्रक के ऊपर कोशिका झिल्ली, केंद्रक का आवरण नहीं होता। केंद्रक का जो जितने भी केंद्रक के अंदर पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? आपका कोशिका में बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका क्या? प्रोटिस्टा। ठीक है दोस्तों, प्रोटिस्टा देखते हैं। अब प्रोटिस्टा क्या होता है? दूसरे क्या बताए थे हमने? प्रोटिस्टा। तो अब ये कैसे होते हैं दोस्तों? तो इनमें क्या है? ये भी मुख्यतः क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन इनकी जो कोशिका संरचना है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक। कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक संरचना होती है, कोशिका होती है। अब कहेंगे यूकैरियोटिक क्या होती है? यानी यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो आप इस तरह समझो, यूकैरियोटिक ये कोशिका है। ठीक है, और इसके अंतर्गत केंद्रक है। ठीक है, और ये केंद्रक द्रव्य है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या था? जो केंद्रक के ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं थी, जो केंद्रक का पदार्थ था वो कोशिका के अंदर फैला हुआ था। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या है? केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, और इनका जो केंद्रक द्रव्य है वो एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। सुप्रसिद्ध मतलब एक सुस्पष्ट इनके अंतर्गत केंद्रक होता है। ये मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें क्या है? केंद्रक होता है। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया। अब ये है, ये भी कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय होते हैं, जलीय होते हैं, और इनकी कोशिका संरचना कैसी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका, यानी इनकी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक द्रव्य एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी मोनेरा क्या थे, उनमें केंद्र जलीय होते, एक कोशिकीय होते, उनमें क्या है, केंद्रक आवरण नहीं होता, कोशिका झिल्ली नहीं होती, कोशिका जो द्रव्य था वो कोशिका के अंदर बिखरा हुआ रहता है। लेकिन वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें क्या है, ये भी एक कोशिकीय जली होती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक द्रव्य के चारों ओर क्या होती है, एक केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जीवन पद्धति कैसी होती है, तो ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश हो तो उसमें तो कैसे होते हैं, ये स्वपोषी। ठीक है, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य के यानी प्रकाश के अभाव में क्या होता है, प्रकाश के अभाव में क्या होता है, ये इतरपोषी होते हैं। ठीक है, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। और जो पादप, जो आपने देखा होगा कि पादप और जो जंतु हैं उनके बीच की कड़ी क्या है, युगलीना। युगलीना जो सूक्ष्म जीव है उसे क्या कहते हैं, पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। यानी उसमें क्या है, इसमें पादप के भी लक्षण होते हैं और जंतुओं के लक्षण होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जो ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, क्या है, युगलीना है। तो आपको प्रोटिस्टा भी समझ में आ गया होगा। एक कोशिकी होते हैं, जलीय जीव होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका, यानी इनके कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है, इनका जीवन पद्धति 2 प्रकार की होती है। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, और सूर्य के प्रकाश के अभाव में क्या होते हैं, इतरपोषी यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और ये इनके बीच यानी जो पादप और बीच के जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है युगलीना सूक्ष्म जीव, वो किसके अंतर्गत ही आता है, आपका प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, तीसरा क्या था, कवक। तीसरा क्या था, कवक। ठीक है तो दोस्तों, तो इसमें क्या है, इनकी कोशिका संरचना कैसी होती है, यूकेरियोटिक होती है, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यूकेरियोटिक होती है और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये यूकेरियोटिक संरचना होती है, यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण रहित होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। अब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते तो किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इनमें भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, ग्रहण करने की विधि क्या होती है कवक में, यानी अवशोषण द्वारा। अवशोषण द्वारा क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या है, एक मिनट, तो दोस्तों इनमें भोजन, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, इनमें भोजन करने की ग्रहण करने की विधि कौन सी होती है, अवशोषण होती है। अपना भोजन ये क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनमें क्या है, आपका हरतिलवक रहित होते हैं, इनमें हरतिलवक नहीं पाया जाता। तो भोजन क्यों नहीं बनाते, ये हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, अनुपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये अपना
भोजन स्वयं नहीं बताते। तो ये क्या होता है, दूसरे जंतुओं से अपना क्या है भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये जो कवक है वो क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर लाइकेन बनाता है, यानी साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, इसे भोजन प्रदान करता है और ये साइनोबैक्टीरिया को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और जो मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है, काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक है आपका कि अगला क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, पादप।